Hello everyone, this side Siddharth, and today we will discuss very important topic about the drafting. And before watching this particular video, I'll request you to guys please watch the previous video. प्रीवियस वीडियो क्यों देखना है? क्योंकि हम इस वीडियो में बिल्कुल ये डिस्कस नहीं करेंगे कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कैसे रिकॉग्नाइज करना है. लेटर लिखा जाएगा, ओएम लिखा जाएगा, एज वेल एज आईडी नोट लिखा जाएगा, या फिर कोई दूसरा ड्राफ्टिंग कम्युनिकेशन लिखा जाएगा. इसमें हम प्योरली लेटर पे बात करेंगे. इसके अलावा हम कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि फाइल नंबर कैसे लिखा जाता है, कैसे डिसाइड होता है, सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर्स. इसके अलावा हम इंट्रोडक्टरी लाइन में रेफरेंस कैसे डालते हैं, ठीक है, और एंडोर्समेंट कहाँ पे डाला जाता है, और इसके अलावा हम इसके फॉर्मेट्स में देखा जाएगा. और स्पेसिफिकली ये किन किन के लिए स्पेसिफिकली वीडियो है. जितनी भी एलडीसी एग्जामिनेशन होती है, चाहे वो यूपीएससी हो के थ्रू हो, एसएससी के थ्रू हो, ऑफकोर्स एमसीआरई के लिए हो, या कोई भी एग्जामिनेशन या ऑफिस डे टू डे वर्क, जहां आपको समझ नहीं आता कि लेटर होता क्या है एंड हाउ टू राइट एक्चुअली लेटर, इस वीडियो में आपको अथाह इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, सिर्फ आपको पेशेंस के साथ देखना है. इसमें वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कि पेरा फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है. इस वीडियो को देखने के बाद में आपको CSMOP पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये एक वीडियो इंटायरली सफिशियंट है आपके बाकी के फॉर्मेट्स को भी सीखने के लिए. हम सिर्फ लेटर नहीं सीखेंगे, लेटर के अलावा दूसरे जो फॉर्मेट्स है, दूसरे डिफरेंट जो कम्युनिकेशन ड्राफ्ट है, उन कम्युनिकेशन ड्राफ्ट में क्या क्या आएगा और क्यों आएगा, वी विल डिस्कस. हाँ, इसमें यह भी सीखेंगे कि इन्फॉर्मेशन कब होती है और एक्शन कब लेनी होती है, कब इन्फॉर्मेशन लिखना है, नेसेसरी एक्शन कब लिखना है. एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन करेक्ट मैनर. ठीक है, तो जो लेटर के बारे में हम लेटर से चलेंगे, लेकिन एवरीथिंग वी विल डिस्कस. ये जो क्वेश्चन था दैट वाज बीइंग आस्क्ड इन एमसीआरई स्किल टेस्ट 2025 जनवरी में जो हुआ था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था. ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम आपको क्या करना है, सिर्फ पेशेंस रखना है. मैं कोशिश करूंगा आपको सब कुछ समझ आए. ठीक है, द क्वेश्चन इज श्री XYZ, a retired officer of All India Institute of Medical Science, New Delhi, has noticed the pensionary benefit sanctioned to him are less than what he is entitled to under the applicable Central Civil Service Pension Rule. एक XYZ ऑफिसर है. पहले क्वेश्चन को समझो. ये XYZ नाम से ऑफिसर है. ये एम्स का रिटायर्ड ऑफिसर है. क्या है? रिटायर्ड ऑफिसर है. ठीक, और उसने ये नोटिस किया कि उसको जो भी पेंशनरी बेनिफिट मिल रहे थे वो क्या है, कुछ कम है जो पेंशन रूल्स से उसने कैलकुलेट किया. अब उसके अलावा उसने क्या किया, ही हैज स्टेटेड, यहां से एक पहला सेंटेंस खत्म हो गया. ही हैज स्टेटेड दैट हिज पेंशन अपीयर्स टू हैव बीन कैलकुलेटेड इनकरेक्टली ड्यू टू द इम्प्रॉपर इन फिक्सेशन ऑफ पे एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट. उसने क्या नोटिस किया, जो पेमेंट मेरी है रिटायरमेंट के टाइम में फिक्सेशन ऑफ पेमेंट की वजह से जो पेंशन है वो इनकरेक्टली क्या है, कैलकुलेटेड है, इस वजह से उसको कम पैसा मिला है. ये क्वेश्चन था. ठीक है, नाउ डिस्पाइट रिसिप्ट ऑफ पेंशंस पेमेंट ऑर्डर द डिस्क्रिपेंसीज हैज नॉट बीन रिजॉल्व. द जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी मिल गया है उसको, PPO मिल चुका है. देखो ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे फेस करना है. The officer has requested the matter be examined by the competent authority and that his pension be revised if found admissible. उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है. यहाँ पे तो उन्होंने स्टेट किया है, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है. यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे रिक्वेस्ट वर्ड है कि जो मैटर है वो कंपिटेंट अथॉरिटी एग्जामिन करे और पेंशन अगर रिवाइज होती है इफ पॉसिबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लेटर का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा. ठीक है, he has also requested release of the revised pensionary benefits at the earliest to avoid further hardship. उसने ये रिक्वेस्ट भी किया है, यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट डाला है, यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया है कि जो भी रिवाइज्ड पेंशनरी बेनिफिट है अर्लीस्ट पॉसिबल, अगर उसमें कहीं पे रिवाइज्ड है तो प्लीज़ जल्दी से हमें रिलीज करें ताकि फर्दर हार्डशिप ना हो. द मैटर रिक्वायर कंसिडरेशंस एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर एम्स न्यू दिल्ली. ये एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर का कंसिडरेशन के लिए डालना है. ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले. सिर्फ अब देखो, आपको सबसे पहले क्या रखना है,
पहले बोला था पेशेंस। हम वन बाय वन आएंगे। अब जो पहला मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ वो सभी एग्जामिनेशन के लिए है, इसकी वजह से एमसीआरई वाली स्कीम मत करना, क्योंकि इसमें ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, ये सारी अदर एग्जामिनेशन है जहाँ पे भी इंडेंटमेंट की बात नहीं हुई है। अब मैं बता दूं, आपकी जब एग्जाम हुई थी जो एमसीआरई की, उसमें ये गिवन था कि जो इंडेंटेशंस यूजिंग टेब और स्पेस इज रिक्वायर्ड एंड अलाउड इन प्लेटफॉर्म। ठीक है, साफ साफ बोला गया था कि जो स्पेस है और जो आपका टेब है, ठीक है, अदर देन इंडेंटेशन नो अदर काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड एंड नो फॉर्मेटिंग ऑप्शन विल बी अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि आपको फॉर्मेटिंग करना है नहीं करना है, फॉर्मेट करना है बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं। कौन सी फॉर्मेट? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ CSMOP 2024। ओके, इसमें क्या क्या यूज कर सकते हो आप? एक आप स्पेस बटन यूज कर सकते हो, एज वेल एज आपका टेब बटन यूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी नोटिंग ड्राफ्टिंग के 30 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें 30 मार्क्स के थे, और पीसी के 2 क्वेश्चन थे जो कि 20 मार्क्स के थे। अब इसके बारे में बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मेट है वो सभी एग्जामिनेशन के लिए है, एमसीआरई के लिए नहीं है। तो इसका मतलब एमसीआरई वाले इसको स्किप मत करना, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट में अलाइन करना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले विल टॉक, क्या आपको एग्जामिनेशन में DFA वो ड्राफ्ट लिखना है कि नहीं लिखना है? तो आई विल से नॉट एट ऑल, और लिखना भी मत। काफ़ी यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि DFA ड्राफ्ट लिखना है, क्यों लिखना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कब लिखना होता है, क्यों नहीं लिखना होता है। सबसे पहले लेटर में आपकी फाइल नंबर होगी। फाइल नंबर कैसे लिखा जाएगा मैं बता दूंगा। फाइल नंबर के बाद में आपको 1 लाइन स्किप करनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में। फर्स्ट हमेशा लेटर, जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा वर्ड का। भारत सरकार ब्रैकेट में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये हमेशा आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ब्रैकेट में, हिंदी में भी लिखना है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ये डिपार्टमेंट्स के बारे में। यहाँ पे आपने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेफरेंस किया है, फिर मिनिस्ट्री को किया है। ये कैसे लिखना है हम सब पे आएंगे, मैंने पहले बोला पेशेंस रखो, पूरा देखो, फिर डिपार्टमेंट। उसके बाद में आपको एक लाइन स्किप करनी है एंड स्टार डालने। अब एक्चुअली स्टार्ट क्यों डालना है, देखो जब आप एडिट करते हो ना, तब तो आपके पास हेडर एज वेल एज फुटर का ऑप्शन आता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे आप उसको प्रिंट आउट कर लोगे ना, तो हेडर एंड फुटर में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसलिए वो जो स्टार है वो ये शो कर रहा है कि अब मैटर चालू है। देन आपको एक लाइन का स्किप करना है, देन यू हैव टू राइट न्यू दिल्ली डेटेड। अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर आप न्यू दिल्ली यहाँ ना लिख के इस मंत्रालय के बाद में, डिपार्टमेंट के बाद में लिख देते हो न्यू दिल्ली, यहाँ पे इसके साथ में लिख देते हो न्यू दिल्ली, तो डेट का फॉर्मेट अलग होता है। अगर न्यू दिल्ली यहाँ लिखते हो तो डेट का फॉर्मेट अलग होता है। क्यों होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान देने वाली बात क्या है, न्यू दिल्ली क्या है, आप कहोगे न्यू दिल्ली एक प्लेस का नाम है। जब किस लेटर में या ड्राफ्टिंग में जब भी किसी टू अनओरिएंटेड चीजों को ऐड किया जाता है ना, तो हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। न्यू दिल्ली प्लेस का नाम है और जो डेट है वो अलग चीज है, तो कॉमा लगा के डेटेड सेकंड फॉर्म आएगी। द 25 जनवरी, यहाँ पे सिर्फ कोमा यहाँ लगेगा और जनवरी फुल लिखा जाएगा, जनवरी 2026, और यहाँ पे कोमा लगा जाएगा। अब मान लो कि न्यू दिल्ली आप इसके साथ ना लिख के यहाँ पे ना लिखकर यहाँ पे लिख रहे हो, तो सिर्फ आप ये लिखोगे द 15th ऑफ मार्च, मान लो 15 मार्च को लिखना है 2025 या 26, जो भी डेट है। कोमा यहाँ आएगा, सिर्फ यहाँ नहीं आएगा। देन आपको एक लाइन का स्किप करना है। 2 लाइन्स का स्किप सिर्फ एक जगह होता है, कब होता है आई शो यू। देन 2 लिखना है एंड अगेन 1 लाइन का स्किप होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर जिसको भेज रहे हो द डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, अगर आपको पिन कोड नंबर डालना है तो आप डाल सकते हो। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या कॉमा आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, नहीं आएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डिवाइड हुआ है। आपके पास जो बुक है वो ओल्ड बुक है और CSMOP में चेक कर लेना। फिर यहाँ पे आपको 2 लाइन स्किप करनी है, हमेशा याद रखना 2 लाइन स्किप सब्जेक्ट से पहले होगी। और सब्जेक्ट कैसे लिखना है वी विल डिस्कस। फिर सब्जेक्ट के बाद में एक लाइन स्किप करनी है सर, क्योंकि लेटर में सर लिखा जाता है। फिर यहाँ पे कोमा ओबियसली आएगा। यहाँ पे क्या करना है, जब फर्स्ट पेरा लिखो, पेरा फर्स्ट, पैराग्राफ फर्स्ट, तो आपको टेब बटन यूज करना है।
ठीक है। देन आपको एक लाइन स्किप करनी है, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे नंबरिंग डालनी है, नहीं डालनी है। देखो पहले पेरा में कभी भी नंबरिंग नहीं होगी, 1 नहीं आएगा, सेकंड पेरा, थर्ड पेरा और फोर्थ पेरा में नंबरिंग आएगी 2। यहाँ से टेब टेब बटन, पहले टेब क्लिक करना, टेब कीबोर्ड पे की, एंड देन लिखना स्टार्ट करना दिस वन। ये क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, हम इसके ऊपर 1 बाई बनाएंगे। फिर थर्ड पेरा, फिर फोर्थ पेरा, एंड उसके बाद में आपको 1 लाइन स्किप करनी है। और राइट हैंड साइड में योर फेथफुली हमेशा याद रख लो, या फिर योर सिंसियरली, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद में एक लाइन स्किप करके जो भी सिग्नेचर्स होंगे, एबीसी ऑफिसर्स का नाम नहीं लिखना है। एबीसी अगर आपको गिवन है ऑफिसर्स का नाम तो लिखना है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, अगर आपको कभी समझ नहीं आए तो हमेशा एक रट लेना, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमेशा पूरा लिखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमेशा याद रखना इसका जो पहला लेटर है ना वो हमेशा कैपिटल है, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन एम्स न्यू दिल्ली, प्लेस, टेलीफोन नंबर ये रट लो, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। कुछ कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हो, कोई भी हो, दिल्ली में है तो इसी फॉर्मेट में। ईमेल में ये डाल सकते हो। अगर आपको ईमेल याद नहीं रहता है तो जो ऑफिसर जैसे एबीसी है तो abc@, ठीक है, government.in डाल सकते हो। ये गवर्नमेंट वालों को अलॉट किया जाता है। एंडोर्समेंट आएगा, एंडोर्समेंट कब आएगा कैसे आएगा, वी विल डिस्कस लेटर। और फिर उसमें फाइल नंबर, कौन सी फाइल नंबर आएगी, कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन, फिर हम फॉरवर्ड करते हैं, फिर अगेन लेटर में ये आएगा। और इसका ये फॉर्मेट है, देखो ये फाइल नंबर। अब ये आ गया आपका एमसीआरई का फॉर्मेट। अभी सिर्फ फॉर्मेट की बात हो रही है, हम एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। इसमें राइट हैंड साइड में लिखना है वही सेम 1 लाइन, देन कंटिन्यू। अब स्टार को यहां से नहीं लिखना है, स्टार को बीच में लिखना है, 1 लाइन का इसकी। फिर न्यू दिल्ली भी इस तरफ, यहाँ पे डेटेड लिखना जरूरी है। मैं देखो जानबूझ के छोड़ा हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, डेटेड द 15th जनवरी, ये 1। फिर 1 लाइन का स्किप 2, फिर यहाँ पे भी 1 लाइन का स्किप होगा, ठीक है, द डायरेक्टर ये लिख दिया। इसके बाद में 2 लाइन्स स्किप। ये आपका एमसीआरई का है। कैसे लिखना है, कौन से सॉफ्टवेयर पे लिखना है, मैं भी इस पे आऊंगा। क्या लिखना है सब कुछ हम 1 बाई 1। ये फाइल नंबर क्यों लिखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लिखा जाता है, अभी रुको। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, नोटपैड। ओके, कैसे करना है मैं लास्ट में ना, सबसे लास्ट में आपको करके दिखाऊंगा, नोटपैड पे भी करके दिखाऊंगा और दूसरी एग्जामिनेशन। सर विद रेफरेंस टू, मैंने पहले बोला टेप, सेम फॉर्मेट आएगा। ओनली थिंग इज दैट जो योर फेथफुली यहाँ लिखा जा रहा था, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा जा रहा था योर फेथफुली, दैट विल बी शिफ्टेड टुवार्ड्स ओनली लेफ्ट साइड, लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना है। साफ शब्दों में बोला गया कि एमसीआरई में फॉर्मेट नहीं कर यूज करेंगे। फिर एंडोर्समेंट उसके बाद में आएगा, उसमें तो आप यहाँ पे अगर देखोगे ना एंडोर्समेंट, इस एंडोर्समेंट को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। योर फेथफुली के बाद जो एचडी है ना, इसके साइड में भी लिख सकते हो एंडोर्समेंट, ठीक है। देन फाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, इस तरफ नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें हमेशा नीचे आएगा जो एम्स वाले में। ओके, एंड देन नंबर एंड कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड एडेड नेसेसरी एक्शंस एंड देन एचडी। अब बात करते हैं 1 बाई 1, वी विल गो। सबसे पहले हम सब पे आएंगे, ये फाइल नंबर्स पे भी आएंगे, देन 2 पे भी आएंगे, कैसे लिखा जाता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। देखो जो आपका लेटर है वो उसका जो इंट्रोडक्टरी लाइन्स होती है ना, इंट्रोडक्टरी लाइन्स ये जैसे विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय श्री XYZ, इसके बारे में मैं नीचे एक्सप्लेन करके रखा हूँ कि इसकी जगह पे क्या क्या लिख सकते हो। जो कॉमन लाइन है, आई एम डायरेक्टेड, ये बाद में लिखा जाता है, पहले रिफरेंस दिया जाता है। हमेशा याद रखना, पहले रिफरेंस दिया जाता है। पहले पेरा में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, पहले आप इंट्रोडक्टरी लाइन रटो। जो मैं आपको फुल कहूंगा, जो 2 लाइन्स है, एक तो ये इन कंटिन्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर डेटेड, या फिर विद रेफरेंस टू द करस्पॉन्डेंट रेस्टिंग विद द डिपार्टमेंट्स डेटेड, 1 बाई 1। अब देखो पहले हम पहली लाइन के बारे में बात करते हैं, इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर। देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि एक ऑफिसर है, वो ऑफिसर कम्युनिकेट करता है डिपार्टमेंट से या फिर मिनिस्ट्री से, और वो जो जैसे ही ऑफिसर ने कम्युनिकेशन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन भेजी होगी, जो लेटर भेजा होगा, रिटायर्ड ऑफिसर, मैं रिटायर्ड ऑफिसर की बात कर रहा हूँ अभी,
जो XYZ क्वेश्चन में गिवन है, तो जैसे ही वो उनके डिपार्टमेंट में जाता है ना, तो उसको एक लेटर नंबर असाइन कर दिए जाते हैं। और फिर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है या एम्स है, वो उसी लेटर पे क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है और लेटर लिख रही है। और उस लेटर में आप किसको लिख रहे हो, डायरेक्टर को लिख रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास क्या डिपार्टमेंट में पहले ऑलरेडी एक लेटर आया था, उस लेटर के नंबर लिख सकते हो विद रेफरेंस टू द करस्पॉन्डेंस रेस्टिंग विद द डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर। ये आप इंट्रोडक्टरी लाइन है। इंट्रोडक्टरी लाइन का मतलब है ये जो पहली लाइन है ना आपके यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय श्री XYZ, ठीक है, इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। अब इसमें क्यों लिखा जा रहा है, ये हमेशा लेटर रेफरेंस में लिखा जाता है। लेटर में क्या लिखा जाता है, रेफरेंस में। तो विद रेफरेंस टू द करस्पॉन्डेंस, देखो जब भी आपकी कोई भी FR आया, मतलब फ्रेश रिसिप्ट आई या कोई भी लेटर आया, तो आप उसको करस्पॉन्डेंस में लिखे जा पुट करोगे आपकी फाइल्स के, और यहाँ पे इंडेक्सिंग मतलब नोटिंग कर दोगे। जब फाइल में रखे जाते हैं उससे पहले उसको लेटर नंबर असाइन किया जाएगा, ये लेटर नंबर। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पास लेटर आया ना, इन कंटिन्यूशन, ये लाइन रख लो, या फिर ये विद रेफरेंस टू द करस्पॉन्डेंस, जो करस्पॉन्डेंस है रेस्टिंग, जो कि रेस्टिंग है किसके, विद डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर। लेटर नंबर कौन सा डालना है, जो भी ऑफिसर्स आपके पास कम्युनिकेशन किया था ना, उसका लेटर नंबर दिया होगा, वो लेटर नंबर डालना है, ठीक है। एंड उस जैसे डालते हो उसके बाद में डेटेड, कैसे मैं बताऊं, देखो जैसे ये लिखा है विद रेफरेंस टू द करस्पॉन्डेंस, ठीक है, रेस्टिंग और लाइन, रेस्टिंग कर सकते हो, लाइन कर सकते हो, विद डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर, जो लेटर नंबर आपने ऑफिसर्स को दिया था वो रख दो। एंड यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कभी भी कोमा नहीं आता डेटेड में। यहाँ पे भी देख लो आप 2025, यहाँ पे एम्स हो गया, लेटर नंबर हो गया, और उसके बाद डेटेड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी डेट की, और डेट मेंशन कर दी, डेट मेंशन कर दी, उसके बाद में आपके कोमा आएगा, यहाँ पे कोमा आएगा। फिर यू विल बी द डायरेक्टेड। हमेशा याद रखो, जो लेटर है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। कौन से फॉर्म में लिखा जाएगा, थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ये हमेशा डायरेक्टेड होता है। क्या होता है डायरेक्टेड, वी विल डिस्कस इट अबाउट दिस। आई एम डायरेक्टेड, आप कौन डायरेक्ट कर रहा है, दिस ऑफिसर्स, कौन सा ऑफिसर, जो ऑफिसर यहाँ पे फेथफुली में लिखेगा, दिस पर्सन इज डायरेक्टेड, इस पर्सन को डायरेक्शन दिया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो ये कभी भी नहीं लिखेगा कि आई एम राइटिंग, आई एम डायरेक्टेड। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना, या फिर आप ये भी लिख सकते हो द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड। अंडरसाइंड का मतलब समझो, अंडरसाइंड है जो ऑफिसर, यहाँ पे जो वर्ड है अंडरसाइंड, देखो अंडरसाइंड, अंडर एंड साइंड दो वर्ड से बना हुआ है। यानी कि आप कहाँ पे लिख रहे हो अंडरसाइंड, यहाँ पे द अंडरसाइंड, आई एम डायरेक्टेड की जगह पे आप क्या लिख रहे हो, द अंडरसाइंड। ये आपके नोटिफिकेशन में भी यूज हो सकती है लाइन, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड। ये जो अंडरसाइंड है, अंडर मतलब नीचे और साइंड मतलब जिसके साइन यहाँ पे हुए हैं, उसको ये रिफरेंस मिला है और ही इज डायरेक्टर, उसको डायरेक्शन मिला है तो स्टेट बोलने के लिए क्या, दैट द ऑफिसर हैज रिपोर्टेड ए डिस्क्रिपेंसीज इन पेंशनरी। इसके बारे में बात करेंगे कब। तो आप जो इंट्रोडक्टरी लाइन्स है ना वो लिख सकते हो यहाँ पे भी, विद रेफरेंस टू द करस्पॉन्डेंस रेस्टिंग। सभी लोग सेम लाइन मत लिख के जाना, या फिर ये इन कंटिन्यूएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर, फिर डेटेड, फिर डेटेड के बाद में तुरंत क्या करना है, आई एम डायरेक्टेड और द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड। हमेशा याद रखना ये कहाँ कहाँ यूज होगा, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड, किस चीज के लिए डायरेक्ट किया गया, टू स्टेट बोलने के लिए, और फिर आपका जो मैटर है वो लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देख लो, विद रेफरेंस टू द करस्पॉन्डेंट रेस्टिंग लाइन विद डिपार्टमेंट्स लेटर नंबर दे दिया, डेटेड 10 दिसंबर, फिर अगेन आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट, ठीक है। अब एग्जामिनेशन में क्या करना है, देखो अब बात करते हैं कि जो मैंने पहले बताया था, जो आपके DFA और ड्राफ्ट, क्या आपको लिखना है या नहीं लिखना है, पहले बता दूं तो आपको ड्राफ्ट नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना वो आपकी जो फाइनल आउटगोइंग है, क्या फाइनल आउटगोइंग है उसको चाहता है, ठीक है। एक्चुअली एग्जामिनर वांट्स फाइनल आउटगोइंग कम्युनिकेशन, नॉट फाइनल नोटिंग, याद रखना, नॉट फाइनल नोटिंग।
अब बात करते हैं कि तो जो डीएफए है वो कहाँ यूज होता है। जो आपका डीएफए है वो हमेशा फाइल नोटिंग में यूज होगा। कहाँ पे होगा? फाइल नोटिंग में। जो अपन लास्ट टाइम नोटिंग किए थे उसमें यूज होगा क्या? उसमें भी यूज नहीं होगा। एग्जाम में कभी भी ड्राफ्ट या फाइल नहीं लिखना है। यानी कि एक चीज रख लो, नेवर राइट डीएफए इन एग्जामिनेशन आंसर। ठीक है, ये आपकी लाइन हो जाएगी। नाउ वी विल डिस्कस। अब ये इनके बारे में आएंगे, ये पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है, 2 में, 3 में, इसमें हम जो मोटा मोटा चीज है वो। अब इंपॉर्टेंट समझो कि ये कॉपी फॉरवर्डेड, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है। ये कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन की जगह पे दो चीज लिखनी है। देखो, नेसेसरी एक्शंस कब लिखना है? नेसेसरी एक्शन तब लिखना है जब आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिनको हम कॉपी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनसे एक्शंस की रिक्वायर्ड कर मांग रहे हो। ठीक है, और सिर्फ आप जब इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? कि कॉपी फॉरवर्डेड टू, उसके बाद में इन ऑफिसर्स को लिखना है। ये कितने ऑफिसर्स आए, ठीक है, इनके बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे। और जब एक्शंस की बात जब भी होगी और उन पे एक्शन भी लेना है, इनमें से कुछ लोग एक्शन भी लेंगे, तो फिर लिख सकते हो एंड, या उसके या तो जब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो कॉपी फॉरवर्डेड आएगा, लेकिन आपको एक्शंस भी लेना है, यानी कि जिस भी ऑफिसर को भेजा जा रहा है या डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है उनका भी उसमें रोल होगा, वो काउंट करेंगे पेंशन। तो फिर आपको फॉरवर्डेड के बाद में एंड लगाना है, नेसेसरी एक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस चीज को इग्नोर करके जाते हैं, सीधा लिख आते हैं। अब ये कब होता है? देखो, कॉपीज कब कब सेंड की जाती है, सबसे पहले उसके बारे में बात करो। कॉपी सेंट दोज हु मस्ट एक्ट, किन किन को भेजा जाता है? जो एक तो एक्ट करेंगे, एंड दोज हु मस्ट नो, जिनको जानना जरूरी है। ठीक है, अब पेंशन केस की बात करते हैं। जैसे अभी पेंशन केस की बात करिए तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लो कि सेक्शंस की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी क्यों सेंड किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएओ की, जो पेमेंट एंड अकाउंट ऑफिसर को सेंड किया गया इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये तब सेंड किया जाता है जब पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो। जब भी पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, हमेशा आप पीएओ को कॉपी फॉरवर्ड करोगे। पेंशन सेल को क्यों किया गया है इस क्वेश्चंस में हम बात करेंगे कि कॉमन मतलब जो यूनिवर्सल है वो कब, अगर मान लो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि मुझे कॉपी फॉरवर्ड किसको करना है, तो मैं हमेशा रख लेना पेंशन सेल को क्यों किया गया है। अगर आप पेंशन सेल को देखोगे यहाँ पे, तो ये तब किया गया है क्योंकि आपको पीपीओ का क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए। जब भी किसी चीज का रिवीजन होगा पेंशन से रिलेटेड, पेंशन सेल को भेजा जाएगा। फिर आप देखोगे अकाउंट्स को भी किया गया है। अकाउंट्स कब आता है? जब भी फाइनेंशियल वेटिंग होती है या फाइनेंशियल चेक होती है, ठीक है, तब। और इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को भी भेजा गया है। एक चीज याद रखना, इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट हर किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट को क्यों भेजा गया है अगर आप देखोगे, तो इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए भेजा गया है जब भी सर्विस रिकॉर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सर्विस से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं उससे। ओके, नाउ रिटायर्ड ऑफिसर, जिसको भी हमें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वापस उस रिटायर्ड ऑफिसर को भी भेजनी है, तो जो रिटायर्ड ऑफिसर्स क्यों भेजनी है? सिर्फ इसको इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हमेशा 3 से 4 कॉपी फॉरवर्ड करो, इससे आपकी मैच्योरिटी दिखाई देती है, एक्सेस मैच्योरिटी, ठीक है। क्योंकि अब पेंशन है, पेंशन से रिलेटेड है, तो इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है। और जो एग्जामिनर है वो चेक करता है वेदर यू नो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो और नॉट। तो हमेशा पहले पीओ के पास, देन पेंशन सेल, अकाउंट, एस्टेब्लिशमेंट, रिटायर्ड ऑफिसर, इनके बारे में बात करेंगे कुछ वो है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? फाइन नंबर के बारे में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये फाइन नंबर है। फाइन नंबर को अच्छे से, क्या होता है फाइन नंबर, इसके बारे में चलते हैं। फाइन नंबर में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? फाइन नंबर में जो हमेशा होता है ना, सबसे पहले होता है सेक्शन कोड। या मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा पास में, ताकि आपको पता चले। सबसे पहले क्या होगा? आपका सेक्शन कोड होगा हमेशा। और वो सेक्शन कोड कैसे होगा? ए बी सी, जैसे ए इस्टेब्लिशमेंट का होता है,
सी हो गया, डी हो गया, एच हो गया। एच किसका होगा? हिंदी सेक्शंस का, ऐसे होता है। ठीक है। देन सेक्शन कोड के बाद में हमेशा सब्जेक्ट कोड आता है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड 0503 और जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो डाल देना। देन ईयर आएगा, जिस ईयर में ये बन रहा है। ठीक है। देन सब सब्जेक्ट आएगा, सब सब्जेक्ट में क्या आएगा? जैसे आपके पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने ये देखा होगा ए, अगर सेक्शन कोड की बात करें तो A12011 ऐसे रट लो। हमेशा याद रखो, जब अगर आपको किसी डिपार्टमेंट के बारे में या सेक्शन कोड के बारे में नहीं पता हो ना, तो ए इज यूनिवर्सल। अगर कोई भी समझ नहीं आया तो ए के बाद में डेस कुछ भी लिख दो, जैसे 2364। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपको ये बता रहा है कि स्टेब्लिशमेंट, ये जो सब्जेक्ट है वो किससे रिलेटेड है? ये आपके सर्विस मैटर से रिलेटेड है। ठीक है, सर्विस मैटर से रिलेटेड है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखना, मैंने यहाँ पे पेंशन, ये फिर उसके बाद में आपने एक सब्जेक्ट कोड कुछ भी डाल दिया, 03 डाल दिया, ईयर डाल दिया मैंने 2026, उसके बाद में मुझे डेस लगाना है। अब यहाँ पे मैंने पुट कर दिया पेंशन। अब इस पेंशन की जगह पे क्या क्या हो सकता है? देखो, जब भी सर्विस इसकी जगह पे ESTT भी हो सकता है। ESTT ये इस्टेब्लिशमेंट में आती है। इसमें होती है इस्टेब्लिशमेंट में हो सकती है। मान लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड है, तो इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है? एडमिन लिखना है। क्या लिखना है? एडमिन। और उसके बाद में आपको क्या लिखना है? एम्स। अब मान लो एम्स में भेज रहे हैं तो एम्स से रिलेटेड है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से तो वहाँ से रिलेटेड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो वो है। उसकी जगह पे मान लो कि आपको कोई भी मिनिस्ट्री अर्बन एंड अफेयर में है तो अर्बन UA लिख सकते हो। ठीक है। और ये जो होगा, क्या आपका फाइन नंबर होगा, वही आप एक चीज़ ध्यान देना, वही फाइन नंबर आपके एंडोर्समेंट में रिपीट हुआ है। सेम फाइन नंबर, सिर्फ यहाँ पे एफ नंबर नहीं आएगा, सिर्फ नंबर आएगा। वही फाइन नंबर जो आपने फाइन नंबर में डाला है वही सेम रिपीट होगा। क्यों होगा? वी विल कम। अब बात करते हैं कुछ सेक्शंस है, जैसे एडमिन सेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, इनके बारे में मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। देखो, वेट फॉर ए सेकंड, क्या चालू? हाँ हाँ, ओके। देखो, सबसे पहले हम कॉमन सेक्शंस की बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मैं ये रख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स बना लेना। यहाँ पे मैं सेक्शन लिख देता हूँ और हम कब यूज़ करेंगे उस सेक्शंस का नाम, किसकी जगह पे? इस पेंशन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ये इस पेंशन को रिप्लेस कर सकता है, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिंग में। जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शंस होता है ना, बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो कब करना है आपको? जब भी सर्विस पे से रिलेटेड काम आए। ठीक है, पे सर्विस से रिलेटेड हो, पे से रिलेटेड हो, या जैसे रिटायरमेंट की कुछ इश्यू हो, तो हमेशा आपको ESTT लिखना है। ESTT लिखना है। ठीक है। पेंशन सेल भी लिख सकते हैं अपन वर्ड, पेंशन सेल एट द प्लेस ऑफ पेंशन सेल। वो कब आएगा? जब भी आपकी पेंशन की बात हो या PPO की बात हो। ठीक है, PPO की बात हो। एक होती है अकाउंट्स भी लिखा जाता है। अकाउंट्स कब लिखा जाता है? अगर आप देखोगे तो अकाउंट जब भी फाइनेंशियल वेटिंग होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल वेटिंग, तब हमेशा अकाउंट लिखा जाता है। ये रट लेना। ये आपका जो फाइन नंबर है ना, वो पहले ही डिसाइड कर देता है कि आपको कितना नॉलेज है। आप एडमिन कब लिखोगे? एडमिन यानी कि हम बात करें जो सेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है, ये कहाँ पे यूज होगा वो भी बता दूंगा मैं। डिपार्टमेंट भी कब? एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन हमेशा जो भी जनरल एडमिन से रिलेटेड काम है, या आपके LTC देना है या CCS रूल्स करना है। PAO कब लिखना है? सिर्फ PAO, ये हमेशा पेमेंट के लिए। जब भी सिर्फ पेमेंट की बात हो, उसमें पेंशन के बारे में, इनके बारे में जिक्र ना हो, तो सिर्फ आप PAO लिख सकते हो। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है। अब ये यहाँ पे भी लिख सकते हो विजिलेंस, और यहाँ पे भी लिख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस। ठीक है, ये जो सेक्शन है ना, डिपार्टमेंट्स है, ये यहाँ पे भी काम आता है। विजिलेंस कब लिखा जाता है? याद रखना, जब भी आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो तो वी कैन राइट, और जो भी लीगल इश्यूज से रिलेटेड हुआ, तो कोई भी कोर्ट केस चल रहा क्रिमिनल, तो ये आपको रट लेना है। ये इसकी जगह पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है। कुल मिला के बात क्या कर रहा हूँ, जब मान लो कि आपको सिर्फ पेंशन इश्यू आया, ठीक है, ये इतना इतना है, आपको ये रट लेना है।
जो भी पेंशन इश्यू से रिलेटेड आया, तो उसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट काम आ सकता है? आपका इस्टेब्लिशमेंट आ सकता है, पेंशन आ सकता है, अकाउंट एज वेल एज पीओ काम आता है। ऐसे कुछ ट्रांसफर इशू आए, तो ट्रांसफर इशू जब भी आएंगे तो obvious सी बात है आप एडमिन और इस्टेब्लिशमेंट को काम में लाओगे, और जैसे कोर्ट केस हुआ तो लीगल और एडमिन। ओके, नाउ अब हमेशा मैंने पहले बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, फिर मिनिस्ट्री के बारे में, फिर ये डेट कैसे लिखना है ये हो गया। टू किसको लिखना है? डायरेक्टर को लिखना है। इसमें सब शब्दों में बोला गया था आपके क्वेश्चंस में, द मैटर रिक्वायर्स कंसिडरेशन एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली के बाद में ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे न्यू दिल्ली से पहले यहाँ पे अगर आप अंसारी नगर लिख देते हो तो ये और भी अच्छी बात है, अंसारी नगर, कि आपको पता चलता है कि आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और अंसारी नगर के बारे में पता है, न्यू दिल्ली। और फिर आप रट लेना जो भी पिन कोड नंबर है 110201, जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब सब्जेक्ट पे आएंगे, उससे पहले अब पैराग्राफ की बात करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, पहले जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1 P1, ये किससे रिलेटेड है? दैट इसमें क्या क्या होता है? इसमें बैकग्राउंड होता है पैराग्राफ। इसमें क्या क्या होता है? हु, व्हाट एंड रेफरेंस। कैसे? देखो, सबसे पहले रेफरेंस की बात मैंने पहले बोला था, आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन होनी चाहिए विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय श्री XYZ। इसमें मैं एक लाइन और ऐड कर सकता हूँ, विद रेफरेंस टू द लेटर रिसीव्ड, और जो रिसीव्ड लेटर है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द रिसीव्ड लेटर, और लेटर नंबर डाल दूंगा मैं। लेटर नंबर मान दो कि A2065 था, 05 सेक्शन कोड नंबर, पेंशन में 2020 एम्स में आया था। और उसके बाद में इसमें ये भी मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, डेटेड, कोमा नहीं लगा रहा इसके बाद, डेटेड 25 जनवरी 2026। ओके, और उसके बाद में आप उस पर्सन के बारे में बता सकते हो, एंड द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय श्री XYZ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये तो हो गया आपके पास रेफरेंस, कि जो आप ये लेटर लिख रहे हो किसके रेफरेंस में लिख रहे हो। ठीक है, हु, कौन लिख रहा है? तो जो भी है आपका ऑफिसर है। ठीक है, आई एम डायरेक्टेड, नीचे आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट। और व्हाट किससे रिलेटेड है? द सब्जेक्ट साइटेड अबव। जो भी आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, उसके बारे में आप हमेशा यहाँ पे ये लिख सकते हो। सब्जेक्ट हमेशा ये ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, रिगार्डिंग टू, रिगार्डिंग टू, और सब्जेक्ट लिख सकते हो कि जो एग्जामिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ पेंशनरी बेनिफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ श्री XYZ रिटायर्ड ऑफिसर। अगर आप सीधा लिखते हो ना और रिगार्डिंग टू स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो लास्ट में आप डेस करके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग एंड डॉट, REG डॉट। ठीक है, तो पहले जो पैराग्राफ होगा वो हमेशा बैकग्राउंड की बात करेगा। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग। इसको एक काम करता हूं, मैं ब्लू में लिखता हूं। ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग, कि गलत क्या हुआ। तो पहला आपको समझ आ गया कि विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड बाय श्री दिस वन दिस वन दिस वन। उसके बाद में हमेशा लिखोगे, ये लाइन हमेशा ऐड करनी है आपको। कौन सी लाइन? ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव, किससे रिलेटेड है? जो सब्जेक्ट हमने ऊपर साइट कर दिया है, बता दिया है। आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट, या फिर द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट। वो स्टेट करता है, क्या स्टेट कर रहा है? ये क्या स्टेट कर रहा है कि जो ऑफिसर है हैज रिपोर्टेड डिस्क्रिपेंसीज इन द पेंशनरी बेनिफिट सैंक्शन टू हिम। लिख दोगे। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ विल बी रिगार्डिंग टू द व्हाट इज रॉन्ग। इसमें क्या करना है? इसमें वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम एज वेल एज फैक्ट। ओके, द सेकेंड प्रॉब्लम। तो इसमें देखो, श्री XYZ हैज स्टेटेड, प्रॉब्लम क्या थी? उसने ये स्टेट किया है, जो ऑफिसर है, रिटायर्ड ऑफिसर, ऑल द पेंशन पेमेंट ऑर्डर हैज बीन इशूड टू हिम। ये सारा जो मटेरियल है वो ही पिकअप फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, कि ही हैज स्टेट दैट हिज पेंशन अपियर टू हैव बीन कैलकुलेट इनकरेक्टली। और उसको पेंशन जो पेपर है, ही देखो यहाँ पे लिखा है द ऑफिसर स्टेट पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी उसको डिस्पाइट रिसीट ऑफ ऑर्डर। तो उसने थोड़ा सा चेंज करके या अपनी लैंग्वेज में XYZ ऑफिसर ने ये प्रॉब्लम बताया। क्या प्रॉब्लम बताया है? द पेंशन पेमेंट ऑर्डर हैज बीन इशूड, हिज पेंशन अपीयर्स टू हैव बीन इनकरेक्टली कैलकुलेटेड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द improper fixations of pay
at the time of retirement, resulting in section of pensionary benefits lower than those admissible under central civil service rule. तो दैट इज द प्रॉब्लम कहाँ तक उसने साइट कर दी, प्रॉब्लम यहाँ तक कर दी। और उसके अंदर फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सीसीएस रूल, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिंग नहीं कर रहे हो कि आपको अपने तरफ से रूल डालने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो कि जो पेंशन से रिलेटेड इश्यूज होता है तो रूल नंबर डाल सकते हो, लेकिन आपको साइट नहीं करते हो तो दैट विल बी ओके। ओके, नाउ इन थर्ड पैराग्राफ ऑलवेज रिमेंबर that is related to what? That is related to what is being asked. What is being asked? इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं बेसिकली। What do we in this paragraph? We basically request कि जो ऑफिसर है वो रिक्वेस्ट करता है about the revision of pension if found admissible. अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अब ऑफिसर रिक्वेस्ट कर रहा है, द ऑफिसर हैज फर्दर रिक्वेस्टेड। ये लाइन कहाँ से उठाई गई? थर्ड में ये यहाँ से उठा गई कि जो ही हैज़ आल्सो रिक्वेस्टेड ऑफ रिवाइज ऑफ पेंशंस। देखो यहाँ पे ध्यान से, रिवाइज ऑफ पेंशनरी ऑफ बेनिफिट्स दैट अर्लियर टू अवॉइड फर्दर हार्डशिप। तो थर्ड में हमेशा आप रिक्वेस्ट लिखोगे, द ऑफिसर हैज़ फर्दर रिक्वेस्टेड द मैटर में बी एग्जामाइंड बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। जो मैटर है वो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी के द्वारा एग्जामाइन हो। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमेशा मे आएगा। क्यों? क्योंकि सोचो कि एक साइंटिस्ट है एंड ही इज़ वर्किंग इन एम्स दिल्ली। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाले कंसेप्ट के बारे में आप जानोगे। साइंटिस्ट को ये डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट हुई, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि साइंटिस्ट को पूरे सीसीएस रूल पता हो। तो उसको लग रहा है कि मेरी जो पेंशन है वो कम आ रही है, ठीक है, रिटायरमेंट के थ्रू, लेकिन अभी एग्जैक्ट पता नहीं ना। क्या पता पेंशन ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर है, पीपीओ है, उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंट ऑफिसर या पेंशन डिपार्टमेंट है वो सही से कैलकुलेट किया गया हो और इसको सही मिल रही हो। इसलिए इसी वजह से मैं बोला था इफ फाउंड पॉसिबल, वो वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जो आपका मैटर मे बी एग्जामाइंड कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी एंड दैट हिज पेंशन बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली, मे रिवाइज्ड बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। अब याद रखना ये वर्डिंग डालनी है, इफ फाउंड एडमिसिबल। आपको पहले ही ये चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं होगा, हम डिस्कस करेंगे। एंड द रिवीजन पेंशनरी बेनिफिट बी रिलीज्ड एट द अर्लीस्ट सो एज टू अवॉइड फर्दर हार्डशिप। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे जब मैं पूरी तरीके से, सिर्फ अभी मैं पेरा में क्या क्या लिखा जाता है वो बता रहा हूँ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेरा 4। पेरा 4 में क्या लिखा जाता है? इसमें पेरा 4 में हमेशा सबमिशन की बात होती है। अबाउट व्हाट? अबाउट द सबमिशन। ओके, कि पुट अप फॉर ऑर्डर्स। एक्चुअली इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? पुट अप फॉर ऑर्डर्स, कि जो मैटर है देयरफॉर सबमिटेड फॉर काइंड एग्जामिनेशन अप्रोप्रिएशन ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये हमेशा लाइन रट लेनी है। ये नहीं रटते हो तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी लाइन रटनी। अब एक और चीज ध्यान देने वाली क्या बात है, जो पहला जो पैराग्राफ होता है ना उसमें कभी भी नंबरिंग नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट नहीं किया, और जो इसका जहाँ से पहले में टेब लगाएंगे ना तो सेकंड का जो अलाइनमेंट है ना वो सेकंड, थर्ड का, फोर्थ का लेटर में वो अलाइनमेंट सेम होगा। फर्स्ट पैराग्राफ जाने दो आप ऐसे, सेकंड में के बाद में आप एक स्किप करोगे, देन टेब जो कि प्रेस करोगे, देन 2 मार्किंग करके ये कर चलने दो, देन थर्ड में, देन फोर्थ में, फिर एक सेम अलाइनमेंट में आता है। देखो ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ कभी भी नंबर नहीं होता, हमेशा नंबरिंग सेकंड से होगा और सेकंड ही देना है। सेकंड को ऐसे नहीं 1 दे दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ड्राफ्टिंग का ये कन्वेंशन है, क्योंकि फर्स्ट पैरा हमेशा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इसलिए क्योंकि दैट इज आप ऐसे नहीं लिख सकते फर्स्ट विद रेफरेंस टू, ठीक है, दैट इज रॉन्ग कन्वेंशन। इंट्रोडक्शन से पहले कभी भी पैरा नहीं लिखा जाता। अब हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स एक्चुअली क्या काम आएगा। ये फाइल इंडेक्सिंग के काम आता है एक तो, ठीक है, और सब्जेक्ट के बेसिस पे इजी आइडेंटिफिकेशन होता है, और ये गवर्नमेंट लेटर में मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी कहाँ है, कहाँ कौन कौन से कम्युनिकेशन में यूज होता है याद रख लो। एक तो लेटर में आपका आप सब्जेक्ट देखोगे, क्या ओएम में आता है? बिल्कुल ओएम में भी सब्जेक्ट आता है, और उसके अलावा ऑर्डर में भी। याद रखना इस बार ऑर्डर और नोटिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं।
और लेटर तो हर साल इंपॉर्टेंट होता है, तो लेटर लेटर को तो आप इग्नोर कर नहीं सकते। तो यहाँ यहाँ सब्जेक्ट यूज होता है, सब्जेक्ट कहाँ यूज नहीं होता? तो अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट एक तो आईडी नोट्स में यूज नहीं होता, ऑफिस ऑर्डर में यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो सब्जेक्ट का भी हो गया। सब्जेक्ट का मैंने पहले बता दिया, रिगार्डिंग टू जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो, एंड देन अगर रिगार्डिंग टू से स्टार्ट नहीं करके सीधा अगर आपके क्वेश्चन से उठाकर छापना चाहते हो तो डैश एंड देन रिगार्डिंग। ओके, नाउ वी विल गो फॉर एंडोर्समेंट डायरेक्टली। एंडोर्समेंट में क्या होता है? एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो आप, हम बता तो दिए कि एंडोर्समेंट डालना है। इसका मतलब अगर देखो ना तो सेंडिंग कॉपीज ऑफ द सेम लेटर टू द अदर्स। गेटिंग माय पॉइंट? क्या मतलब होता है इसका? सेंडिंग सेम कॉपी और कॉपीज ऑफ द सेम मैटर, जो सेम मैटर है, टू द अदर, टू अदर। अब एंडोर्समेंट किस किस में आता है इसके बारे में बता दूं। एंडोर्समेंट हमेशा लेटर में आएगा एंड ऑर्डर में आएगा, ये रट लो। जब भी लेटर लिखा जाएगा एंडोर्समेंट लिखना ही है। क्या इसके पहले एट द रेट लिख सकते हैं? बिल्कुल एट द रेट लिख सकते हैं, और सेम फाइन नंबर आएगी जो हमने टॉप पे लिखा था। ठीक है, इज इट ओके? तो अब बात करते हैं हम कि ये हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी लाइन आ गई थी। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इंट्रोडक्टरी लाइन किस तरह से लिखना है। ओके, नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट लेटर होता क्या है। वन बाय वन वी विल डिस्कस। आप हमेशा ये यूनिवर्सल रूल है, तो सबसे पहले वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा और इनके बारे में भी सब चीज़ों को, कि आई एम, ये जो पहली लाइन है ना कि आई एम डायरेक्टेड टू द स्टेट, ये क्यों लिखा जाता है? ये जो लाइन है फर्स्ट, चलो हम इस वाले में समझते हैं। ये जो दिस फर्स्ट लाइन विद रेफरेंस टू द रेस्पॉन्स आई एम डायरेक्टेड, एक्चुअली क्या है, जो ऑफिसर है जो साइनिंग कर रहा है नीचे, वो कभी भी पर्सनली नहीं बोल रहा है। ही इज नॉट स्पीकिंग पर्सनली, ही इज डायरेक्टेड, वो किसी के अंडर काम कर रहा है। एक्चुअली ही और सी कन्वेज द डिसीजन और व्यू ऑफ द कंपिटेंट ऑथोरिटी। जो भी कंपिटेंट ऑथोरिटी है ना, उसके जो व्यूज है उसको आपको क्या कर रहा है, वो सिर्फ कन्वे कर रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। एक्चुअली जो ड्राफ्ट में जो लेटर है ना, उसमें कभी भी ये वर्ड लिखने से आई एम डायरेक्टेड, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, इट एक्चुअली प्रोटेक्ट द ड्राफ्टर फ्रॉम पर्सनल लीगल इशू, कि वो कल कुछ इसमें इशू आता है तो उसके ऊपर नहीं आएगा सीधे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यूनिवर्सल हमेशा आता है। गवर्नमेंट लेटर में कभी भी आई थिंक, आई रिक्वेस्ट, आई बिलीव ये नहीं लिखना है, आई एम डायरेक्टेड ये लिख सकते हो, या द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है? जैसे एओ से एसओ हो गया, अंडर सेक्रेटरी हो गया। अब हम विद रेफरेंस टू ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जो आपका लेटर है ना, वो गवर्नमेंट की फाइल के बेस्ड पे होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ओरिजिन का पता होना चाहिए। ओरिजिन मतलब कहाँ से आया ये लेटर, तो वहाँ पे आपने जो लेटर लिख दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था ना, आपने यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो कि ये लेटर कहाँ से आया था, तो ये लेटर डिपार्टमेंट के लेटर नंबर से आ गया, तो ये आपका ओरिजिन हो गया। ऑथोरिटी कौन थी? ठीक है, और ऑथोरिटी के बारे में कर सकते हो कि हमारे डिपार्टमेंट की इस लेटर नंबर, ये डेट को, और ये ऑफिसर ने भेजा था, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, मस्ट ऑलवेज रिमेंबर व्हाई इज दिस लेटर रिटन, क्यों लिखा गया, ऑन हुज रिक्वेस्ट, किसके रिक्वेस्ट पे? ऑफिसर्स के रिक्वेस्ट। कौन से रिक्वेस्ट? जो रिटायर्ड ऑफिसर है उसके रिक्वेस्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्यों क्लियरली मेंशन अलग से लिखा होता है, ये देखो सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है। सब्जेक्ट बेसिकली होता है, ये क्यों लिखा जाता है, ये फाइल इंडेक्सिंग के काम में आता है। पहले मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ शायद, फाइल इंडेक्सिंग के काम आ सकता है, और जो रिकॉर्ड होता है ना उसके मैनेजमेंट में काम आता है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट में। ठीक है, और जब भी डिजिटल स्कैनिंग होती है ना, तो उसमें ये यूज होता है। ये सब्जेक्ट हमेशा ट्राई करो 2 लाइन के अंदर खत्म हो जाए, और इसमें कुछ कीवर्ड होगा, और जो लास्ट जो एंडिंग वर्ड होगा, जो मैटर अंडर कंसिडरेशन के लिए, इसलिए हम डॉट रिगार्डिंग डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि मैटर अंडर कंसिडरेशन, और सब्जेक्ट हमेशा मैंडेटरी होता है। और इसमें देखो हमने पहली लाइन में क्या देखा, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। पहले पैरा में हमेशा हम क्या देखते हैं, बैकग्राउंड। ठीक है, सेकंड में क्या देखते हैं हम, प्रॉब्लम्स। थर्ड में क्या देखते हैं हम, रिक्वेस्ट।
एंड फोर्थ में हम क्या करते हैं, सबमिशन। ओके वाई, ये हमेशा फॉर्मेट याद रखोगे ना, तो आप ये याद रखना, बैकग्राउंड डाल दिया मैंने, प्रॉब्लम डाल दिया, रिक्वेस्ट डाल दिया, सबमिशन, तो आपके पास कंटेंट होगा एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, समझ रहे हो? क्योंकि वन आइडिया हमेशा वन पैराग्राफ में डालो, ठीक है। और कोई भी पैराग्राफ 5 से ज़्यादा लाइन या 3 से 4 से ज़्यादा लाइन में नहीं जाना चाहिए, याद रखो 3 से 4 लाइन मैक्सिमम हो सकती है पैराग्राफ की, ठीक है। और पहला पैराग्राफ क्यों नंबर नहीं है, मैं पहले बता दिया था कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्टरी होता है, इस वजह से वो नहीं है, ठीक है। और ये जो वर्ड है जिसके बारे में बता रहा था, इफ फाउंड, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि इफ फाउंड एडमिसिबल, इसका मतलब क्यों लिखा जाता है, मैं पहले बताया था। जो गवर्नमेंट होती है वो कभी भी प्री डिसाइड नहीं होती, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली नेवर प्री डिसाइड, कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं करती है। वो अपने जो डिसीजंस है ना वो कंडीशनल रखती है। क्या रखती है? कंडीशनल, रिमेंबर वन थिंग। और इस वजह से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लीगली प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से उन्होंने ये लिखा है कि इफ फाउंड एडमिसिबल, जो ऑफिसर्स है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, वो एम्स को लिख रहे हैं कि अगर कुछ रिवीजन पाया गया है, देन रिवाइज पेंशनरी बेनिफिट बी रिलीज एट द अर्लीस्ट एंड टू अवॉइड फर्दर हार्डशिप। अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिपेंसीज हुई है पेंशन कैलकुलेशन में, तो ही आपको लिखना है। अब आगे चलने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे 3 क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, 3 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आप एम्स के एग्जामिनेशन में देख लेना, वो उसके अलावा नहीं आएंगे। और दूसरी एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चंस को आज, जैसे जो भी आज देखेगा वो मेरे इंस्टा पे फोटो अपलोड कर देना है इनबॉक्स में, मैं देख लूंगा। आपको कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है? नोट पैड पे प्रैक्टिस करनी है। कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है? नोट पैड पे प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में आफ्टर 3 to 4 डेज क्वेश्चंस डालने के बाद में, 3 क्वेश्चन डालने के बाद में लेटर के 3 to 4 डेज में आपको उसका आंसर डाल दूंगा, वो आप मैच कर सकते हो और मैं भी आपका आंसर इवेल्यूट कर लूंगा। नाउ द मेजर थिंग इज दैट कि आपको नोट पैड पे बनाना है, और आपको इस लेटर के बाद में CSMOP से नहीं पढ़ना, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं उठाना, कहीं से भी कोई भी बुक लेके नहीं आनी है, कुछ भी नहीं लेके आने है। मेरे जो वीडियो है 6 से 7 वीडियो में, नेक्स्ट आपको किससे आ जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम OM एंड नोटिफिकेशन से रिलेटेड ऑर्डर से रिलेटेड रखेंगे, देन नोटिफिकेशन से रिलेटेड एज वेल एज रेजुलेशन से रिलेटेड रखेंगे, देन ऑफिस ऑर्डर सॉरी एंड एंडोर्समेंट से रिलेटेड रखेंगे। और देन फाइनली इस बार जैसे LDC एग्जाम, किसी LDC एग्जाम में जीमेल भी पूछ लिया गया था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड रखेंगे। देन ID नोट और जो छोटे छोटे बाकी है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑर्डर हो गया, और एक पर्सनल लेवल पे होता है, ठीक है, वो इनकी रखेंगे। तो मेरी जो मैक्सिमम आएगी, उसके अलावा एक और नोटिंग का वो रखेंगे वीडियो, जिसमें मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, देन आफ्टर 3 क्वेश्चन दे दूंगा और उसका आंसर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा, ठीक है। तो मेरे नेक्स्ट 6 to 7 वीडियोस और आएंगे। 6 to 7 वीडियोस कोई भी एग्जामिनेशन हो, 6 to 7 वीडियोस प्लस 10 to 15 आपके पास में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ जाएंगे, 20 मान लो, वो 10 ये 6 to 7 वीडियोस कोई भी एग्जामिनेशन हो उनके लिए इनफ है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, और बेस्ट वीडियो है, ठीक है। और अब बात करते हैं जो लेटर है, वो लेटर हमेशा क्यों होता है सबमिटेड, जैसे द मैटर इज फॉर काइंड कंसिडरेशन अप्रोप्रिएट ऑर्डर, तो आप ये भी लिख सकते हो, द मैटर इज देयर फॉर सबमिटेड फॉर काइंड एग्जामिनेशन और अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ द कंपिटेंट ऑथर। ये लाइन रख लो। ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये क्यों लिखा जाता है, ये हमेशा आपकी हायरार्की होती है ना, जो भी हायरार्की वो शो करता है, आपका रेस्पेक्ट शो करता है कि सर आपके अप्रूवल की हमें ज़रूरत है। और कोई भी जो डायरेक्ट ऑर्डर होता है ना, वो देने से वो क्या करता है, अवॉइड करता है, इट बेसिकली अवॉइड्स डायरेक्ट ऑर्डर। तो कभी भी एक चीज़ रखना, याद रखना, कभी भी लेटर को 2-3 वर्ड या 2-3 लाइन से मत करना, प्लीज़ डू द नीडफुल, प्लीज़ डू द नीडफुल, क्योंकि बहुत लोग ये पढ़ाते हैं कि प्लीज़ डू द नीडफुल लिखना है, नहीं लिखना है।
या फिर इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, ये भी नहीं लिख सकते आप, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि एक दो बुक में इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है जो कि गलत है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट ऑर्डर दे ही नहीं सकते लेटर में। ठीक है, ऑलवेज एंड, अगर आपको इतना लंबा याद नहीं है तो आप एक जो लास्ट लाइन लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हो, सबमिटेड, रट लो, ठीक है, सबमिटेड फॉर काइंड कंसिडरेशन, ठीक है, काइंड कंसिडरेशन। अब देखो, मैंने पहले बोल दिया था ये कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है एक तो वो देनी है और कुछ डिपार्टमेंट को नेसेसरी एक्शन देनी है, और इस वजह से आपके डिपार्टमेंट में किस किस के पास गया है तो वो ट्रांसपेरेंसी रहे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब इस ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर है, जो रिटायर्ड ऑफिसर है, उसको पता है कि पेन अकाउंट ऑफिसर भी देख रहा है इस मामले को, पेंशन सेल भी देख रहा है, अकाउंट सेक्शन भी देख रहा है, एस्टेब्लिशमेंट भी देख रहा है, समझ रहे हो। तो कॉपीज गोज बेसिकली एक्शन, कॉपीज कहाँ कहाँ जाती है ये भी रट लो। एक तो हमेशा एक्शन जो अथॉरिटी होगी वहां, जो भी अथॉरिटी एक्शन ले, जब भी पैसा से रिलेटेड हो ना तो हमेशा फाइनेंशियल अथॉरिटी भी देखती है। ये हमेशा याद रखो, ये लाइन में याद रखो, एक्शन अथॉरिटी हमेशा फर्स्ट में आती है, फाइनेंशियल अथॉरिटी आती है, देन रिकॉर्ड होल्डिंग जो अथॉरिटी होती है ना, होल्डिंग सेक्शन होता है, ठीक है। जैसे इस चीज का पीपीओ का पेंशन का रिकॉर्ड कौन लेके रखा है, अकाउंट सेक्शन लेके रखा है, ठीक है। और जो भी इंडिविजुअल कंसर्न है जिसका हमारे पास मैसेज आया था उसको, तो आप याद रख सकते हो कि कॉपी फॉरवर्डेड फॉर इंफॉर्मेशन नेसेसरी एक्शन के बाद में टू कितने लोग, तो अगर आप 4 से 5 लोगों को कॉपी फॉरवर्ड करते हो ना तो ये ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, इंफॉर्मेशन दिखा रहा है और आपको बता पा रहा है कि हायरार्की का पता है, ठीक है, समझ रहे हो। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन फ्लो है कि हमेशा पहली कॉपी एक्शन अथॉरिटी को जाता है, फिर फाइनेंशियल अथॉरिटी को जाता है, रिकॉर्ड होल्डिंग को जाता है, फिर इंडिविजुअल कंसर्न को जाता है। रिकॉर्ड होल्डिंग सेक्शन आपका एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन भी हो सकता है। तो ये तो हमेशा दो तो रट लो, ये तो आने आने, और उस हिसाब से जो जिससे भी रिलेटेड आपका लेटर आता है उसमें पहला हमेशा एक्शन अथॉरिटी, देन फाइनेंशियल अथॉरिटी, देन रिकॉर्ड होल्डिंग अथॉरिटी और फिर इंडिविजुअल कंसर्न ऑफिसर। अब देखो, आपको ड्राफ्टिंग एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर है वो यही आपका नोटिस करेगा कि आप जो कॉपी फॉरवर्ड करे हो ना किस किस को किए, ठीक है। अब बात करोगे कि सर ये जो आपने ये तो बता दिया इंडोर्समेंट में सेम वो रखा जाता है नंबर, लेकिन ये फाइल क्यों रखी गई है, मैंने पहले बोला था, जो एक्चुअली ये रिपीट क्यों की जा रही है कि ये जो जितने भी कॉपीज है, ये कौन सी कॉपी, ये कॉपीज है, ठीक है, वो सेम फाइल की, एक ही फाइल की है, और इससे ना आपको ऑडिट ट्रेल होता है, आपको पता चलता है ऑडिट ट्रेल में ये एंडोर्समेंट काम में आता है। मतलब एक फाइल है, वन फाइल है, एक ही फाइल बनी इसके लिए, और वो बता रहा है कि एक ही नंबर असाइन है और वो हर जगह रिपीट हुई है, रिपीटेड एवरीवेयर, इस वजह से हम एंडोर्समेंट में डालें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो इस तरह से आपका फिनिश हो जाएगा। और फिर जो ऑफिसर ऊपर था यहाँ पे योर फेथफुली में, ये दोबारा से कॉपी फॉरवर्ड करके और यहाँ पे भी ये साइन कर रहा है कि यस आई हैव फॉरवर्डेड दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फॉर नेसेसरी एक्शन टू दिस डिपार्टमेंट। तो हमेशा पहले ऑफिसर ऊपर भी आएगा जो कि इस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, देन आफ्टर ऑफिसर हमेशा कॉपी फॉरवर्ड के बाद में आएगा। क्या दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है, दूसरे उसमें कि कॉपी फॉरवर्ड की इस बगल में भी लिख सकते हो HD, ठीक है, एक वो डाल के ABC अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स दिल्ली एंड टेलीफोन नंबर में याद रखना, टेलीफोन नंबर कैसे लिखना है, tel.no.double, ठीक है। इसी तरह से ईमेल में भी पूरा लिखना है, ईमेल डॉट, मैंने बताई दिया XYZ लिख के @government.in लिख देना अगर आपको कुछ समझ नहीं आए, क्योंकि government.in ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट है। तो इस तरह से आपका पूरा लेटर लिखा जाएगा, ठीक है। कहाँ लिखना है मैं बता दूं, नोट पैड आता है, नोट पैड ऐसे तो वहाँ पे लिख सकते हो। नोट पैड में क्यों, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें इंडेशंस यूज नहीं होंगे मतलब, और जैसे भारत सरकार, ठीक है, फाइल नंबर ऊपर लिख देना, और लिख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। एंड हिंदी में भी लिख देना एक बार, जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
परिवार कल्याण मंत्रालय है ना, ये आप लिख ही सकते हो। और डिपार्टमेंट ऑफ, मान लो विजिलेंस का है तो डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस डाल दिया, ठीक है, हिंदी में डाल देना। एंड देन आफ्टर आपको यहाँ पे स्टार डालना है। मैंने पहले बोला था स्टार, स्टार के लिए वो करोगे, डाल के एक और लाइन वो करके न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, क्योंकि जितने भी आपके पास ड्राफ्ट आएंगे मैक्सिमम वही आएंगे, डेटेड द 15th ऑफ मार्च, देन कोमा 2026। देन आपको करना है टू लिखना है, किसको लिखना है, द डायरेक्टर को। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसमें आप क्या यूज़ नहीं कर रहे हो, इसमें आप ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, ये लिख सकते हो आप ऑल इंडिया। अब अभी मैं दूसरे डिपार्टमेंट वालों को भी बताता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। एंड देन अंसारी नगर, यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो, न्यू दिल्ली, एंड देन कॉमा 11000201। ये हो गया आपके नोट पैड में। अब यहाँ पे उस, और ये हो गया आपका ये। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आप, मैं कंट्रोल दबा के ई करता हूँ ना, बीच में चला जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक सॉरी, ये एक्चुअली इसके नीचे वो आ रहा है अंडरलाइनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया। फिर मैं अगर एंटर करूंगा तो बीच से स्टार्ट होगा, देन यू कैन राइट भारत सरकार। उसके बाद आप जो भी है लिखते जाना नेक्स्ट नेक्स्ट में। अब मान लो मुझे लेफ्ट राइट में जाना है तो मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा, चला जाएगा। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे न्यू दिल्ली, डेटेड द, ठीक है, सॉरी, डेटेड द 12th ऑफ जनवरी 2026। देन अगेन मुझे बीच में जाना है, या फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड में जाना है, कंट्रोल एल दबाना है। फिर मैं लिख दिया टू, देन एक स्पेस देके द डायरेक्टर, ठीक है। मान लो कि मुझे ऊपर ऊपर जाना था और यहाँ पे बीच में मुझे वो डालना था, इससे पहले क्या डालना है मुझे, स्टार्स, तो कंट्रोल ई दबाऊंगा अगेन, तो बीच में आ जाऊंगा। एंड देन आई कैन पुट माई स्टार्स हियर इटसेल्फ, एंड देन, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट। अब आपको क्या करना है, अब मैं बता दूं। नाउ व्हाट आई वुड लाइक्स टू इन्फॉर्म यू कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो देखना है, मैं जो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा वो करना है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। आप देख तो लेते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको लेटर्स पूछूंगा, 3-4 क्वेश्चन दूंगा, वो लेटर बनाने हैं। देन आपको मेरे इंस्टा पे मैसेजेस करने हैं। सब्सक्राइब करके इसको लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट करने से क्या है ना, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि इतने लोग देख रहे हैं और दे आर इंगेज्ड, you people are engaged. तो thank you for watching this video. This is I think I have explained each and everything, और आपके काम आएगा किस तरह से क्वेश्चन करना है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू एवरीवन।